मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? मजे से हो ना? कल तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था और पढ़ा था कि जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम था, तो अमेरिका जो ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन था, वह अपनी स्वतंत्रता के लिए किस तरह से संघर्ष माने उसके अमेरिका अपनी आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ा था, जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ी थी, उसका मूल कारण क्या था। तो उसके कारणों का अध्ययन हम लोगों ने किया था और मैंने आप लोगों को याद होगा कि उन कारणों को बताते समय जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति को बताया था एक कारण, और वहीं पर स्टॉप करते हुए कहा था कि मैं एक कारण यानी जिसको तत्कालिक कारण कह सकते हो उसको मैं छोड़ रहा। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो तत्कालिक कारण था उसको आज हम लोग पढ़ते हैं। तत्कालिक कारण, और तत्कालिक कारण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी। अब देखते हैं कि क्या हुआ था बोस्टन टी पार्टी। हुआ क्या कि 1773 ईस्वी में चाय कानून पारित किया गया। 1773 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा एक चाय कानून बनाया गया और इस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को यह एकाधिकार प्राप्त हो गया कि वह भारत से सीधे अमेरिका चाय भेज सकती है। इस चाय कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को यह एकाधिकार प्रदान किया गया कि वह भारत से अब सीधे अमेरिका चाय भेज सकती है। लेकिन उपनिवेशवादियों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, अमेरिकी वासियों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। वे लोग इस कानून को लागू नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार मानी नहीं और इस कानून को लागू किया। और कानून को लागू करके जब चाय से भरी हुई जहाज, चाय से लदी हुई जहाज अमेरिका के बोस्टन नामक बंदरगाह पर पहुंची। ये बोस्टन टी पार्टी में बोस्टन जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, यह बोस्टन वहां एक बंदरगाह हुआ करता था। तो उस बोस्टन बंदरगाह पर जो है ये जहाज पहुंचती है चाय से लदा हुआ। जब चाय से लदी हुई जहाज बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचे तो वहां के कुछ नागरिक जो आदिवासी थे और रेड इंडियन जैसे कपड़े पहने हुए थे, आदिवासी रेड इंडियन जैसे कपड़े पहने हुए थे, वे जहाज पर चढ़, जहाज आकर रुकी और जहाज पर वे लोग चढ़ गए और उन्होंने जहाज में से चाय की पेटियां उठा करके समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। यानी सारी पेटियों को उठा करके उन लोगों ने समुद्र में फेंक दिया। इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ये घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा हुआ तो ब्रिटिश सरकार एकदम बौखला गई और बौखला करके ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया, उस बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया कि अब इस बंदरगाह से कोई भी व्यापार नहीं होगा। और जब ही यह प्रतिबंध लगा तेज ही उपनिवेशवादियों में उपनिवेशों के विद्रोह अर्थात ब्रिटिश हुकूमत के विद्रोह की आग एकदम धधक उठी और लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेश, जो अमेरिका में उस समय उपनिवेश थे, एक तरह से राज्य कहा जाए तो 13 की संख्या थी। ये 13 उपनिवेश जो थे, इस 13 उपनिवेशों के तो प्यारे बच्चों क्या देखा हमने कि 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से
सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्राप्त हो गया। और इस प्रकार जब चाय से भरी हुई जहाज बोस्टन बंदरगाह पर पहुंची तो रेड इंडियन यानी आदिवासियों ने रेड इंडियन जैसे कपड़े पहने हुए जहाज पर चढ़े और जहाज पर से चाय की पेटियां उठा करके समुद्र में फेंक दिया। परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई और बौखला करके उसने बोस्टन बंदरगाह पर प्रतिबंध लगा दिया, व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया और इससे क्रुद्ध होकर के जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया। सबसे पहले 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया। क्या हुआ? 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया शहर में महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया। इस तरह से जो है ना कि 13 उपनिवेशियों जो उपनिवेश थे 13 राज्य कहा जाए, इन 13 राज्यों के 13 उपनिवेशों के जितने प्रतिनिधियों ने क्या किया, फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में यही निर्णय किया गया, सब लोग एक जगह जुट करके यह निर्णय किया गया कि हम लोग ब्रिटिश कानूनों का विरोध करेंगे। इन लोगों ने ब्रिटिश कानूनों के विरोध करने का निर्णय लिया, साथ ही व्यापार के बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया गया कि हम लोग व्यापार का बहिष्कार करेंगे। उसके बाद 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को, ठीक अगले साल 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, एक भयंकर संघर्ष हुआ। यह संघर्ष लैंकिंगस्टन नामक स्थान पर हुआ था। तो क्या होता है, इसके बाद 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को उपनिवेश वासियों एवं सेना के बीच लैंकिंगस्टन नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, एक व्यापक संघर्ष हुआ। इसके बाद 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिर से 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिर से फिलाडेल्फिया शहर में एक दूसरा महादेशीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या किया गया? इसके बाद 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन किया गया। दूसरा महादेशीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिर से एक बार फिलाडेल्फिया शहर में महादेशीय सम्मेलन का आयोजन
किया गया। अच्छा, ठीक है ना, फिलाडेल्फिया शहर में यह सम्मेलन किया गया। और इसी सम्मेलन में टॉमस जेफरसन का नाम याद होगा, मैं टॉमस पेन और टॉमस जेफरसन की चर्चा किया था। तो टॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। इसी सम्मेलन में जो है ना, टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया घोषणा पत्र जारी कर दिया गया, यानी कि तथा टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। इसी सम्मेलन में टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। और जॉर्ज वाशिंगटन को जो है ना, जॉर्ज वाशिंगटन जो वहां के थे अमेरिका के, उनको उपनिवेशवासियों का सेनापति नियुक्त किया गया। ये जो संघर्ष चल रहा था, तो इस संघर्ष के लिए, इस लड़ाई के लिए इस सेना का एक कमांडेंट होना चाहिए, एक सेनापति होना चाहिए। तो जॉर्ज वाशिंगटन को सेनापति नियुक्त किया गया। यह युद्ध जो है ना चला, और इसके बाद अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पूरा हो गया। ठीक ना, माने कहने का मतलब, जब ये संघर्ष 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में जब दूसरा सम्मेलन होता है ना, तो यहीं पर अपनी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया कि अब हम लोग इन शर्तों के साथ आजाद हो जाए। और इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई, और 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया। क्या हुआ? 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस के संधि द्वारा यह संघर्ष समाप्त हो गया। या यूं कहा जाए कि 3 फरवरी 1783 ईस्वी को जो है अमेरिका आजाद हो गया। इसी संधि के साथ अमेरिकी की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया। जब अमेरिका आजाद हुआ तो वहां जो है ना कि संविधान का निर्माण किया गया। 1787 ईस्वी में वहां का संविधान बनकर के तैयार हो गया, और इसके बाद 1789 ईस्वी को संविधान लागू कर दिया गया। तो संघर्ष समाप्त हो गया। 1787 ईस्वी में अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हो गया, जो 1789 ईस्वी को लागू कर दिया गया। और इस प्रकार अमेरिका पूरी तरह से स्वतंत्र और गणतंत्र स्थापित हो गया, और वहां प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज वाशिंगटन का चयन किया गया। अर्थात अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया। और इस तरह से हमने देखा है कि लंबे और एक बहुत ही बेहद संघर्ष के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने अपने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ा, और एक लंबा संघर्ष लड़ा, और इस लंबे संघर्ष में अंततः उपनिवेशवासियों की जीत हुई और ब्रिटिश हुकूमत की हार हुई, और ब्रिटिश हुकूमत को अमेरिका को स्वतंत्र करना पड़ा, और अमेरिका आजाद हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये संघर्ष तो समझ में आ गई कि अमेरिका किस तरह से लड़ा और ये लड़ाई क्यों चालू हुआ। ऐसे 8 तो कारण हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन तत्कालिक कारण, यानी जिस कारण से लड़ाई शुरू होती है उस कारण को तत्कालिक कारण कहा जाता है। तो हमने देखा कि तत्कालीन कारण में बोस्टन टी पार्टी हुई, जहां नाव पर से फेंकने के बाद चाय की पेटियां ब्रिटिश हुकूमत ने प्रतिबंध लगाया उस बंदरगाह पर, और उसके बाद ये लड़ाई शुरू हुई। पहला
महादेशीय सम्मेलन हुआ। महादेशीय सम्मेलन के ठीक अगले साल उपनिवेशवासी जनता और सेना के बीच एक बहुत घमासान युद्ध हुआ, एक संघर्ष हुआ। उसके बाद फिर दूसरा सम्मेलन बुलाया गया, अगले वर्ष 76 में सम्मेलन बुलाया जाता है और इस सम्मेलन में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है और घोषणा पत्र जारी करने के बाद ये संघर्ष और माने उत्तेजित रूप धारण कर लेता है और उपनिवेशवासियों ने अपना सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन को नियुक्त करते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन एक कुशल नेतृत्वकर्ता साबित होते हैं और ये बहुत ही धैर्य और जो है ना कि साहस के साथ इस युद्ध को आगे चलाते हैं। परिणामतः अमेरिका इस युद्ध में जीत जाता है और ब्रिटिश हुकूमत की हार होती है और फिर अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 3 फरवरी 1783 को आ जाता है। इस संधि के द्वारा अमेरिका को, पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है। 1787 ईस्वी में अमेरिका का संविधान बनकर तैयार होता है और उसे 1789 ईस्वी में लागू किया जाता है। तो ये रहा हमारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अब इस स्वतंत्रता संग्राम के क्या परिणाम हुआ, हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम को देख लेते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम को पढ़ लेते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का क्या परिणाम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब देखो, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो पूरे विश्व इतिहास को प्रभावित करने वाला एक संग्राम था, इसलिए इसको विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। तो इसके तत्कालिक और दीर्घकालिक दोनों ही परिणाम को देखा जा सकता है कि इसका कुछ ऐसा भी परिणाम हुआ जो तत्कालिक देखने को मिला और कुछ ऐसे भी परिणाम हुए जो दीर्घकालिक हुए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इस युद्ध का पहला परिणाम क्या होता है कि ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश उसके हाथ से निकल जाता है। सबसे पहला परिणाम हुआ कि ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश उसके हाथ से निकल गया। उपनिवेश उसके हाथ से निकल गया तथा अटलांटिक महासागर के दूसरे छोर पर, अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ जो आगे चल के पूरे विश्व को प्रभावित किया। सबसे पहला परिणाम इस युद्ध का यही हुआ कि ब्रिटेन का एक बहुत बेशकीमती उपनिवेश उसके हाथ से निकल गया और उसके बदले में अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से एक महाशक्ति का, एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ जो आगे चल करके पूरे विश्व को प्रभावित किया। अगर दूसरा कारण देखा जाए तो एडम स्मिथ के लेसस फेयर के सिद्धांत को मजबूत किया गया। यानी दूसरा परिणाम क्या हुआ कि एडम स्मिथ के लेसस फेयर के सिद्धांत जो है ना, इसको मुक्त व्यापार का सिद्धांत कहते हैं। मुक्त व्यापार के सिद्धांत को लागू किया गया। तो जो लेसस फेयर का सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ ने, मुक्त व्यापार के जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत को इम्प्लाई किया गया अमेरिका में, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लेसस फेयर के सिद्धांत को अपना लिया। अर्थात कहा जाए कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो वाणिज्यवादी प्रतिबंध लगाया गया था और जिसके विरोध में विद्रोह शुरू हुआ था, उसके परिणाम को देखते हुए जो है ना कि ये सारे प्रतिबंध, व्यापार पर से हर प्रकार के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। तीसरा था कि ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्रिमंडल के माथे बढ़ा दिया। तीसरा क्या था? ब्रिटेन के हार की जिम्मेदारी जॉर्ज
तृतीय एवं उसके मंत्रिमंडल के मध्य बढ़ा गया। अर्थात कहने का मतलब ये सारा दोष जार्ज तृतीय और उसके मंत्रियों को दिया गया कि आप ही के कारण ये युद्ध हुआ था और ये सारी चीजें हुई हैं, अमेरिका जो आजाद हुआ है। इसके बाद जो है ना कि और भी कुछ परिणाम के रूप में देखा जाता है। एक परिणाम था कि जार्ज तृतीय जो सपना देख रहा था तानाशाह बनने का, उसका यह सपना टूट गया। जार्ज तृतीय के तानाशाह बनने का सपना टूट गया या चकनाचूर हो गया, टूट गया। अब जो वो सपना देख रहा था कि मैं ब्रिटेन का एक तानाशाह बनूंगा, अब इशारा उसके निकल गया। इसके बाद लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया। जो वहां के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, तो लॉर्ड नॉर्थ के मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। लॉर्ड नॉर्थ के मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया। और भी कई सुधारे देखने को मिला है इंग्लैंड में, खास करके इंग्लैंड में कई सुधारे हुई। जैसे सबसे पहले आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हो गया। आयरलैंड के संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हो गया, स्वतंत्र स्थान प्राप्त हो गया। जो आयरलैंड था, जो ब्रिटेन का एक हिस्सा हुआ करता था, तो आयरलैंड के जो संसद थी उसको स्वतंत्र स्थान प्राप्त कर दिया गया या स्वतंत्रता मिल गई। यह 1782 में किया गया था, 1782। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिल गया। क्या हुआ? कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार प्राप्त हुआ। जो कैथोलिक चर्च में विश्वास करने वाले आयरिश लोग थे, इन लोगों को वोट देने का मताधिकार प्राप्त हो गया। ये घटना 1793 ईस्वी में किया गया। इसके बाद आयरिश संसद को वेस्टमिंस्टर संसद से जोड़ दिया गया। आयरिश संसद को वेस्टमिंस्टर संसद से जोड़ दिया गया, संसद से जोड़ा गया। ये घटना कब हुई? ये घटना 1800 से। ये सारे जो है ना कि सुधार किए गए। अब चूंकि इधर इसका प्रभाव फ्रांस पर भी देखा जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव या परिणाम फ्रांस पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका की मदद करने के लिए फ्रांस आया था और फ्रांस की जो सेनाएं थी वो लफायते के नेतृत्व में अमेरिका की तरफ से लड़ने के लिए आई थी। तो जब ये यहां से अपने स्वदेश लौटे, तो स्वदेश लौट करके
जब देखे कि यहाँ पर लोगों ने लड़ा और इस संघर्ष में विजय प्राप्त करने के बाद लोगों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना पड़ा, अर्थात अपना शासक स्वयं चुनने का मौका मिल गया और तरह तरह के सुधारे देखने को मिला। तो जब वे लौटे और अपने देश में निरंकुश राजतंत्र को देखा, तब अपने निरंकुश राजतंत्र के प्रति अपने जनता को जगाने का काम किया और फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया गया। इसके अलावा राजनीति में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। राजनीति में जनता के भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रशस्त हुआ। अब राजनीति में जनता भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगी और इस तरह से राजनीति में जनता के लिए मार्ग खुल गया। जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली तथा मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या हुआ? जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिल गई तथा मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों को मूलभूत स्वतंत्रता प्रदान किया गया। मूलभूत स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, अर्थात यह मौलिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकारों के माध्यम से जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, मूलभूत स्वतंत्रताएं होती है, वह जनता को प्राप्त हुआ। और फिर विश्व का प्रथम सबसे बड़ा जो परिणाम हुआ वह ये हुआ कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ। अमेरिका में लागू हुआ। क्या हुआ? लागू हुआ। विश्व का प्रथम लिखित संविधान 1789 ईस्वी में अमेरिका में लागू हो गया। लेकिन वयस्क मताधिकार तथा स्त्रियों के मताधिकार अभी भी प्राप्त नहीं हुआ। मताधिकार का जो आधार रखा गया वो संपत्ति रखा गया, यानी संपत्ति के आधार पर एक निश्चित संपत्ति बनाई गई कि उतना जिसके पास संपत्ति है वही वोट दे सकता है, वही मत दे सकता है। तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया। तो कुल मिलाकर के अभी तक ये जो चीजें हमने पढ़ा, जो परिणाम पढ़ा, हम लोग कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ। इस पूरा स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक नए स्वतंत्र मजबूत राष्ट्र का गठन हुआ, जिसमें पहली बार लिखित संविधान लागू होता है, जिसमें शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया जाता है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया जाता है, राजनैतिक व्यवस्था के मूल आधार बनाए जाते हैं। इसके बाद जो है कि इन सब चीजों को देखते हुए फ्रांस में भी एक राज्य क्रांति होती है। 1789 का फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के होता है और फिर इसी क्रांति के माध्यम से दुनिया में जो अमेरिकी के सिद्धांत अपनाया गया उस सिद्धांत को पूरी दुनिया में फैलाया गया। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों काफी अच्छी तरीके से आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे हम समझते हैं कि अब औद्योगिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकीकरण का क्या प्रभाव? तो औद्योगिकीकरण का प्रभाव, औद्योगिकीकरण का प्रभाव। अगर हम औद्योगिकीकरण के प्रभाव के रूप में देखें तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय से हमने यह देखा कि पश्चिमी यूरोप की जो औद्योगिक क्रांति थी वह नवनिर्मित अमेरिकी समाज में प्रवेश कर रही थी, अर्थात अमेरिका में वह प्रवेश कर गई थी। अतः इससे आर्थिक प्रगति की अपार संभावनाओं का उदय अमेरिका में देखने को मिलता है। अब यहाँ एक नई कार्य संस्कृति का विकास होता है, अनेक उद्योग धंधे, कल कारखानों का निर्माण होता है और इन सभी चीजों के लिए चूंकि अमेरिका में पहले से ही
कच्चा माल मौजूद था, तो औद्योगिकीकरण का मार्ग वहां प्रशस्त होता है और फलस्वरूप औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिलने से वह आर्थिक उन्नति खूब होती है और इस सब को मिलाकर के एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय होता है। औद्योगिकीकरण का प्रभाव यह होता है कि अब एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय होता है। एक सशक्त एवं विकसित राष्ट्र के रूप में अमेरिका का उदय हुआ। ये औद्योगिकीकरण का प्रभाव देखने को मिला। अब थोड़ा सा ये सारी चीजें देख लिए, तो आइए देखते हैं कि क्या कारण ऐसा रहा, किन परिस्थितियों के कारण पूरे विश्व पर अपनी हुकूमत जमाने वाली देश, पूरे विश्व पर अपना शासन करने वाला बहुत बड़ा साम्राज्यवादी देश ब्रिटिश अमेरिका में हार जाती है। तो इंग्लैंड की असफलता के कारण हम पढ़ेंगे। इंग्लैंड की असफलता के कारण क्या पढ़ेंगे? इंग्लैंड की असफलता के कारण, किन कारणों से इंग्लैंड इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में पराजित हो जाता है। अगर देखा जाए तो इंग्लैंड एक शक्तिशाली राष्ट्र था एवं विश्व में उसके कई उपनिवेश स्थापित थे, परंतु उसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हार का मुंह खाना पड़ता है, हार का मुंह देखना पड़ता है। तो इसमें जरूर है कि कुछ न कुछ कारण रहा होगा। तो इंग्लैंड के इन्हीं असफलताओं को असफलता के कारणों को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वह थी जिसको मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया होगा कि अमेरिकी उपनिवेश से कि अटलांटिक महासागर के दो छोरों पर था, यानी अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर के दूसरे छोर पर 3000 मील की दूरी पर स्थित था। ये बात का चर्चा मैंने पहले भी किया था कि ब्रिटेन से अमेरिका के बीच की दूरी लगभग 3000 मील थी। ब्रिटेन अटलांटिक महासागर के दूसरे छोर पर स्थित था, जबकि अमेरिका अटलांटिक महासागर के दूसरे छोर पर। तो इतनी बड़ी दूरी होने के कारण समय पर न तो सेना पहुंच पाती थी, न समय पर रसद पहुंच पाता था। इन सभी कारणों से जो है ना कि एक मजबूत संरक्षण प्रदान करने में इंग्लैंड ब्रिटिश शासन असमर्थ रहा। दूसरी तरफ यह देखा जाए तो अमेरिकी भौगोलिक स्थिति से भी अंग्रेजों को बढ़िया से परिचय नहीं था। तो इन सभी कारणों से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन की पराजय हुई। यह पहला कारण था। अगर दूसरे कारण की हम बात करें तो अमेरिका की शक्ति को ब्रिटिश वासियों ने नजरअंदाज कर दिया। यानी दूसरा कारण क्या था? अमेरिका के शक्ति को नजरअंदाज किया गया। और ये किसी भी युद्ध में हार की सबसे बड़ी कारण होती है। जब सामने वाले दुश्मन को हम कमजोर समझ लेते हैं, उसकी शक्तियों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो ये हमारे हारने की सबसे बड़ी कारण है। और ब्रिटिश शासन ने यही गलती कर दिया, अमेरिकी ताकत को नजरअंदाज कर दिया। तीसरा, उपनिवेशवासियों में एकता एवं उत्साह था। उपनिवेशवासियों
वासियों में उपनिवेश वासियों में एकता एवं उत्साह था। वे अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ब्रिटिश थी जो उपनिवेशवासी थे, वे अपनी आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और जब आदमी अपने सर पर कफन बांध करके तैयार हो जाए कि हमें कुछ भी कर देना है, हम इस कार्य के लिए कुछ भी कर देंगे, तो याद रखिएगा उस काम में उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। आपको अगर सफल होना है तो आप अपने लक्ष्य के प्रति पागल हो जाएंगे। आप अपने लक्ष्य के प्रति जुनून बांध लीजिए कि हमको बस कुछ भी हो जाए ये करके ही रहना है। फिर आपकी सफलता को दुनिया लोहा मान लेगी, फिर आपकी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। और यही हुआ अमेरिकी उपनिवेशवासियों के अंदर ये जुनून हो गई थी, ये लगन था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। ये तीसरा कारण था। और चौथा कारण था कि ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ सामरिक भूलें की। क्या हुआ? ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ सामरिक भूलें की, कुछ सामरिक गलतियां कर दी। जबकि वाशिंगटन बहुत जोग सेनापति थे और उन्होंने पूरे धैर्य के साथ इस युद्ध को लड़ा था। धैर्य और साहस के साथ, पूरी कुशलता के साथ इस युद्ध को लड़ा था। और दूसरी तरफ ब्रिटिश सेनापतियों द्वारा कुछ गलतियां हो गई। इसके बाद ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद था। क्या बात था कि जो वहां के शासक थे जॉर्ज तृतीय, वो हठधर्मी व्यक्ति थे, जिद्दी व्यक्ति थे। और इस कारण से जितने भी अनुभवी नेता थे वे सभी सरकार से बाहर हो गए, सरकार से अलग हो गए। इन कारणों से सही सलाह नहीं मिल पाया। तो ब्रिटिश राजनेताओं के बीच जो गंभीर मतभेद था, यह भी एक कारण बन गया। ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद। अगर छठवां कारण देखा जाए तो ब्रिटिश विदेशी सहायता से वंचित रह गए। क्या हुआ? ब्रिटिश विदेशी सहायता से वंचित रहे। वहीं देखा जाए तो अमेरिकी उपनिवेशवासियों को फ्रांस की सहायता मिल गई, यानी इनको विदेशी सहायता मिल गया। और ब्रिटिश शासन को किसी भी प्रकार की विदेशी सहायता नहीं मिला। और इस कारण से जो है ना कि ब्रिटेन की हार हुई। और एक कारण तो मैंने पहले ही बताया था कि जो ब्रिटेन के अमेरिकी उपनिवेश के जो सेनापति थे जॉर्ज वाशिंगटन, एक सुजोग और एक कुशल सेनापति थे। उन्होंने अपनी कुशलता और धैर्य के साथ इस युद्ध को जीतने में मदद किया। तो ये कुल मिलाकर के हमने देखा कि इन्हीं सभी कारणों से ब्रिटिश शासन को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में पराजय का मुंह देखना पड़ा। और इस प्रकार दुनिया को एक बहुत शक्तिशाली और उन्नत देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका मिला। जो अमेरिका के 13 उपनिवेशों की मैं बात कर रहा था, तो उसका नाम एक बार बताता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ये शहर थे, जो ये उपनिवेश थे, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया। एक बार फिर से सुन ले। न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया,
उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को काफी मजा आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी ये वीडियो। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें। और मैं आप लोगों से एक बार फिर से भी आग्रह करूंगा कि जितने अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।